Have some breaking inputs coming in. We are now learning through channels 12 of Israel that is reporting that a senior government official has revealed that Iran tried to eliminate Prime Minister Netanyahu of Israel in today's drone attack that was targeting his holiday home in Caesarea. The IDF is also claiming that approximately 55 projectiles have been launched by Hezbollah towards Haifa and northern Israel this morning itself, causing hundreds of thousands of Israelis to spend their weekend running for cover. That is the big breaking input we are bringing to you. It's being reported that Iran was targeting the Israeli Prime Minister and that drone was sent on behest of Iran. At the same time, IDF has confirmed all those 55 projectiles aiming for Haifa and northern Israel were launched by Hezbollah. So clearly there's been a spike in the attacks that's been taking place from Lebanon, and Iran, of course, backing Hezbollah over there. Let's quickly go across to Arun Singh, who's currently stationed in Caesarea. He brings us live inputs from Caesarea. Arun ji, ये जानकारी जो आ रही है, पहले आप जो इंडिकेशंस दे रहे थे वही रिपोर्ट्स भी बोल रही हैं कि क्या इसमें ईरान का हाथ था जो ड्रोन अटैक आज हुआ है? देखिए, हिजबुल्लाह के पास कैपेसिटी तो है कि वो इजराइल के अंदर तक क्षमता है उसकी कि वो ड्रोन भेज सके, लेकिन प्रॉक्सी है वो, ये इजराइल भी मानता है और जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हिजबुल्लाह हो या हमास, दोनों की जो फंडिंग होती है, हथियारों के जरिए जो उनकी मदद होती है, हुती विद्रोहियों की जो मदद होती है, सब ईरान है। इसलिए इस बार जो एक तरह से सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि ईरान ने ये कोशिश की है कि प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए। हालांकि ईरान अगर इतना उसके पास खुफिया जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं और यहाँ है कि नहीं है और उसने ड्रोन लॉन्च कर दिया, तो ये भी एक सवाल है। इस वक्त मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो फिलहाल अब जो जांच का काम है वो और तेजी से हो रहा है और कई और गाड़ियां आई हैं। इस वक्त तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी गाड़ी जो साक्ष्य जुटाने, एविडेंस जुटाने के कलेक्ट करने के लिए अभी अंदर गई है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है और अंदर अभी भी जांच चल रही है। चूंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और ये इलाका बहुत सिक्योर है, प्रधानमंत्री के घर की सुरक्षा पहले से ही टाइट थी और उसके बावजूद अगर उनके घर के अंदर, उनकी दहलीज के अंदर, उनकी चारदीवारी के अंदर एक ड्रोन आकर के फट जाता है तो बड़ी ही एक तरह से शर्मनाक स्थिति किसी भी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए हो जाती है और इजरायली डिफेंस फोर्सेज उसको ले रही हैं, इस चैलेंज को हेड ऑन ले रही हैं और उनका ये दावा अब है, क्योंकि यहाँ के पीछे जो मैं बता रहा हूँ भूमध्य सागर है, वहां पर उनका कहना कि अब स्ट्रेटजी के तहत कई वारशिप्स वहां पर तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा ये जो पूरा इलाका है वो सिक्योर कर दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के जो लड़ाकू विमान है उनसे, फाइटर जेट्स हैं, वो लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। जी अरुण, ये जो सिसेरिया का इलाका है जहाँ पे नेतन्याहू का हॉलिडे होम है वो तो सिक्योर किया जा रहा है, पर ये भी सुनने में आ रहा है, आईडीएफ ने कॉन्फर्मेशन दिया है कि लगभग 55 प्रोजेक्टाइल्स एम किए गए थे हाइफा की ओर, नॉर्दर्न इजराइल की ओर। तो अभी हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं कि क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है पूरे इजराइल में, तेल अवीव से लेके सिसेरिया से लेके हाइफा तक? देखिए, 2 से 3 दिन ऐसा था जब मैं इजराइल और लेबनान की सीमा की तरफ गया था। हाइफा भी कई बार जा चुका। वहां पर क्या होता है, दिन के किसी भी समय अचानक से वहां पर सायरन बजने लगते हैं और आसमान की तरफ आप देखेंगे तो 20 रॉकेट, 30 रॉकेट, 1-2 मिसाइल वो आते हैं और आसमान में एक ट्रेजेक्टरी बनाते हुए आते हैं और आयरन डोम उनको नष्ट करता है। वो एक अगर आप हिंदुस्तान में देखिए तो आतिशबाजी जिस तरह से होती है, कमोवेश वैसा ही होता है, लेकिन डेंजरस बहुत है ये, क्योंकि वो अगर नीचे गिरता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने कई बार देखा है, हाइफा चूंकि सबसे नजदीक पड़ता है उनके लिए और बड़ा शहर है, सिटी है, सबर्ब और हाइफा मेन सिटी, दोनों में लगातार हमले होते रहते हैं और हिजबुल्लाह की चूंकि रेंज के अंदर, वहां पर शॉर्ट रेंज मिसाइल से या रॉकेट से वो हमला करते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए उनको मीडियम रेंज चाहिए और तेल अवीव तक पहुंचने के लिए उनको सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली जो उनके पास मिसाइल है उसको वो छोड़ते हैं। तो तेल अवीव ज्यादा सिक्योर है, जेरूसलम आज के दिन में ज्यादा सिक्योर है, लेकिन हाइफा बहुत ज्यादा अनसिक्योर है, क्योंकि उधर जो हिजबुल्लाह है उसकी ताकत अभी भी बहुत ज्यादा है। वो मैं उधर की बात कर रहा हूँ, तेल अवीव की या फिर जेरूसलम की बात कर रहा हूँ। गाजा पट्टी में हमास के साथ जो किया इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने, अब उनके पास बहुत क्षमता नहीं बची। पर वो क्षमता नहीं बची, पर उससे ये भी जाहिर होता है कि अब डिपेंडेंसी हिजबुल्लाह और ईरान पे बढ़ेगी। पर अरुण जी, मैं उस पर भी आपसे बहुत विस्तार से बात करना चाहूंगी, बट बिफोर आई डू दैट लेट्स आल्सो लिसन इन टू व्हाट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज हैड टू से। वी हैव अ रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, लेट्स लिसन इन। Days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out.
and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies, we're going to win this war. So will something deter you? No. Right, so that reaction coming in from the Israeli Prime Minister, who seems extremely determined and, of course, certainly not really rattled by this attack that's taken place, targeting his holiday home in Caesarea. I quickly go back to Arun Singh. Remember, CNN News 18 is the only English news channel from India that is reporting from ground zero outside Prime Minister Netanyahu's Caesarea residence. Arun, हमें ये जानकारी बताइए कि अब आपने, क्योंकि हमारे साथ ये जो भी जानकारी अभी तक शेयर की है कि हमास का पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो चुका है, लगभग देखा जाए तो 80% उनका जो पूरा एपरेटस था, उनकी पूरी हायरार्की डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर क्या अब उनकी खुद की डिपेंडेंसी हिजबुल्लाह पे बढ़ेगी और हिजबुल्लाह और ईरान क्या ये लीड लेंगे? क्योंकि अभी तक हमने देखा है इजराइल और ईरान का कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है, इजराइल भी अभी रिटेलिएट नहीं कर पाया है उस इरानियन अटैक को लेके, पर अब सिचुएशन कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था तो उनके समर्थन में हिजबुल्लाह आया था इस पूरे युद्ध में, और अब हमास लगभग 80% उसको नष्ट कर चुका है इजराइल की डिफेंस फोर्स से। तो अब हिजबुल्लाह अभी भी बड़ी ताकत, देखिए हिजबुल्लाह और हमास में अंतर है, आज भी हिजबुल्लाह के पास बड़ी ताकत है, वो ड्रोन यहाँ तक भेज दे रहे हैं। आप जाएंगे गाजा पर तो वहां जब आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा साफ साफ कि हमास के वो ताकत बची नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह के पास लगातार ईरान से मदद आ रही है, जो हथियार है वो आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, और उनके पास अभी स्टॉक पाइल है, अभी उनके पास जखीरा है हथियारों का। और वो देखिए लगातार सीमा पर, अगर बात करूं, मैं इजराइल लेबनान की सीमा पर गया था, टैंक बटालियन ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है वहां पर, मैं वहां तक पहुंच गया था संयोग से किसी तरीके से। तो टैंक के ऊपर भी वो हमले करते हैं और कई सैनिकों को उन्होंने मारा। इसका मतलब है कि हमास और हिजबुल्लाह में अभी बहुत जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो हाल हमास का किया आईडीएफ ने, वही अब हिजबुल्लाह के साथ कर रहे हैं। दिन भर में सैकड़ों हमले कर देते हैं वो, हवाई जहाज के जरिए, लड़ाकू विमानों के जरिए और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए। ये बात सही है कि ईरान अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये दुनिया जानती है और इजराइल भी जानता है और कह भी चुके हैं कि हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर हुती हो, ये तीनों प्रॉक्सीज हैं ईरान की। ईरान इनके पीछे है, हथियार वो देता है इनको, पैसे वो देता है। तो अब ईरान के साथ जो कन्फ्रंटेशन की बात आपकी है, मुझे ऐसा लगता है और जो बातचीत करके मुझे ऐसा सेंस मिला है कि अभी 2 मोर्चे पे लड़ रही थी आईडीएफ, एक हमास और एक हिजबुल्लाह। इन दोनों को पूरी तरह से पैरालाइज करने के बाद वो इजराइल पर हमला करेंगे, निश्चित करेंगे, ये तय है, क्योंकि 2 बार इजराइल के पर हमला ईरान डायरेक्टली कर चुका है, एक बार 13 अप्रैल को और एक बार 1 अक्टूबर को। तो उसका बदला जरूर इजराइल लेगा। बस अमेरिका से उसकी बातचीत चल रही है कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला नहीं करना है, ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं करना है, कहां करना है, कब करना है, ये इजराइल तय करेगा। और ग्लोबली देखिए तो टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने वाला है। तो देखना होगा कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले अटैक होता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद। मेनी थैंक्स टू यू अरुण फॉर ब्रिंगिंग इन दोज एक्सटेंसिव इनपुट्स। For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV 18 on all of our digital platforms.